अच्छा बेटा, कल हमने क्वांटम नंबर को कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, उसके बाद है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप किस तरह का होगा, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। बेटा जो एस ऑर्बिटल है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और उस स्फीयर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन आपको कहीं भी मिल सकता है। ठीक है। और 1s का जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा, 2s का साइज लार्जर होगा, 3s का साइज लार्जर होगा। 1s और 2s के दरमियान जो रीजन है, बेटा 1s और 2s के दरमियान जो रीजन है उसको हम कहते हैं नोडल सरफेस या नोडल प्लेन, और वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो होंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मतलब 1s और 2s के दरमियान जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जिसको हम कहते हैं नोडल प्लेन या नोडल सरफेस या नोड्स भी कहा जाता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो होते हैं। फिर 3s है, 4s है, तो जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद p ऑर्बिटल है। देखो p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल है, तो शेप का ही पूछा जाएगा आपसे। और p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p जो सब लेवल है उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। अच्छा, p की 2 लोब्स होती हैं। बेटा जो p ऑर्बिटल है उसकी 2 लोब होती हैं। ठीक है। जो एक लोब है, मतलब लोब की जो शेप है पियर जैसी होती है। जो लोब है वो एक जैसी होती है या पियर जैसी उसकी शेप होती है। हर पी आर जो हर पी ऑर्बिटल है, जिस तरह पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, उसके पास 2 लोब्स होती हैं। जहां पे 2 लोब्स मिलती हैं आपस में, जहां पे 2 लोब्स आकर मिलती हैं, उस प्लेन को हम कहते हैं नोडल प्लेन। और वहां पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होंगे, जीरो होंगे, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, नोडल प्लेन में भी। ठीक है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, उनकी शेप एक जैसी होगी। बेटा पी एक्स की शेप पी वाई की और पी जेड की शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। एक एक्स एक्स पे होगा, दूसरा वाई एक्स पे होगा, जेड एक्स पे होगा, मगर शेप एक जैसी होगी। जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो उनका साइज बढ़ जाएगा। इसका मतलब है 2p और 3p में फर्क किसका होगा, बेटा 2p एक्स और 3p एक्स में किसका फर्क होगा। शेप का कोई फर्क नहीं होगा, साइज का जरूर फर्क होगा। साइज, जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है साइज बढ़ जाता है। बेटा देखो, एक है 2p ऑर्बिटल, दूसरा है 3p ऑर्बिटल, तो जाहिर है जो 3p ऑर्बिटल होगा उसका साइज लार्जर होगा, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, मगर शेप दोनों का एक जैसा होगा। बेटा जो शेप है उन दोनों का एक जैसा है, और ये 3 फोल्ड डीजनरेट होते हैं। इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है। इन तीनों को फिल करेंगे हंस रूल के तहत, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स में, इनको फिल किया जाता है हंस रूल के तहत। अच्छा, उसके बाद है डी ऑर्बिटल। डी सबशेल जो है, बेटा जो डी सबशेल है उसके 5 डी जेनेट ऑर्बिटल्स हैं। 5 डी जेनेट ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो बेटा डी के 5, डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, और पांचों वो डी जेनेट हैं, उनकी एनर्जी बराबर है। ठीक है। इनको भी हंस रूल के तहत भरा जाता है, मगर उनका शेप एक जैसा नहीं है। मैं बता क्यों। देखो डी एक्स वाई उसकी 4 लोब, डी वाई जेड की 4 लोब, डी एक्स जेड की 4 लोब, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की 4 लोब, मगर डी जेड स्क्वायर की 2 लोब्स होती है। इसका मतलब है डी के जो 5 आर्बिटर्स हैं वो शेप में आइडेंटिकल नहीं है। 4 जो आर्बिटर्स हैं उनकी 4 लोब्स हैं। बेटा 4 आर्बिटर की लोब्स 4 हैं, मगर डी जेड स्क्वायर की 2 लोब्स होती हैं। तो इसका मतलब है शेप में एक जैसे ये नहीं है, मगर एनर्जी में एक जैसे होते हैं, एनर्जी इनकी बराबर है। ठीक है। मतलब अगर 3D के आर्बिटर्स हैं, 3D सबलेट के जितने भी आर्बिटर्स होंगे वो एनर्जी में बराबर होंगे। अगर 3D और 4D है, बेटा एक 3D है दूसरा है 4D, तो 4D की एनर्जी ज्यादा होगी, उसका साइज भी बिगर होगा एज कम्पेयर टू 3D। तो जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, जैसे बेटा एन की वैल्यू बढ़ती है तो ऑर्बिट का साइज और एनर्जी बढ़ जाते हैं, साइज भी बढ़ता है और एनर्जी भी। और जो डी ऑर्बिटल है
उसका शेप होता है डबल डम्बेल या सासेज भी उसको कहा जाता है। अब जो एफ है उसका शेप कॉम्प्लिकेटेड है। एफ के 7 आर्बिटर्स हैं। एफ के बेटा आर्बिटर 7 हैं और 7वां आर्बिटल डीजेनरेटेड होंगे, इनकी एनर्जी बराबर होगी। बाकी शेप दो बुक में भी गिवन नहीं है इसका, ठीक है। तो ये अभी भी आज भी बच्चे बोल रहे थे नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये शाम को दोबारा रिवीजन बेटा क्लास होगी। अभी टाइम भी मुझे कम मिलेगा, तो शाम के टाइम में दोबारा ये मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में, शेप के बारे में दोबारा आपको डिस्कस कर लेंगे और इसकी पढ़ भी लेंगे इसको, ठीक है। तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन सब एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। देखो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम इलेक्ट्रॉन्स की इन वेरियस सब एनर्जी लेवल। बेटा वेरियस सब एनर्जी लेवल्स के अंदर एस, पी, डी एंड एफ, ये बेटा सब एनर्जी लेवल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तकसीम, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस सब एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। एटम के अंदर जो मुख्तलिफ सब एनर्जी लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की तकसीम, ठीक है। अब उनके रूल्स कौन से हैं? ये प्रिंसिपल तो एक है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कल हमने थोड़ा पढ़ा भी था। तो पाली कहता है एक आर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक आर्बिटल है जिसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। देखो बेटा एक आर्बिटर में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, ये पाली का प्रिंसिपल है। और उनकी जो स्पिन होगी वो अपोज्ड होगी, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की स्पिन एक जैसी नहीं होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करेंगे, स्पिन नहीं करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और उनके जो क्वांटम नंबर का सेट बनेगा, उनके क्वांटम नंबर का जो सेट बनेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़्यूमथल, मैग्नेटिक, स्पिन, उन क्वांटम नंबर में सारे क्वांटम, चारों क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि लाजिम बात है स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक की स्पिन प्लस हाफ होगी, दूसरे की माइनस हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर तो लाजिम बात है चेंज हो गई होगा, भले बाकी 3 क्वांटम नंबर सेम हो, चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपको कल मैंने पढ़ाया था, दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा उसके बाद ये भी पाली ने दिया था ऑफ वेव प्रिंसिपल। बेटा ऑफ वेव प्रिंसिपल है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप। तो ऑफ वेव प्रिंसिपल में है, पाली ने दिया था, ये कहता है इलेक्ट्रॉन जो है पहले लोअर एनर्जी को ऑक्यूपाई करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल इन सीक्वेंस, 2 इलेक्ट्रॉन टू द ईच ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, मतलब हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद है बेटा एन प्लस एल रूल। एन और एल ये कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़्यूमथल क्वांटम नंबर। बेटा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो अज़्यूमथल क्वांटम नंबर है, एन और एल, इनकी वैल्यू को हम सम करेंगे तो हमें मिलेगी ऑर्बिटल की एनर्जी। एन की वैल्यू और एल की वैल्यू, एन की वैल्यू और एल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमें मिलेगा ऑर्बिटल की एनर्जी मिलेगी। और जिस ऑर्बिटल की एन प्लस एल की वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी भी लोअर होगी, उसको पहले फिल किया जाएगा। अगर 2 ऑर्बिटल की एन प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाए, अगर 2 ऑर्बिटल की एन प्लस एल की वैल्यू बराबर हो जाए, तो जिस ऑर्बिटल की एन की वैल्यू कम होगी उसको हम पहले भरेंगे।
तो ये N+L रूल आपके लिए आपको गाइडलाइन देगा। कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके सामने 3-4 जो है वो सब एनर्जी लेस आ जाती हैं और आपको फिर डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए N+L रूल आपकी रहनुमाई करेगा। तो आप ऐसा करें, N+L रूल के तहत उसकी एनर्जी निकालें। N+L, तो जिस आर्बिटर की N+L इक्वली कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अगर दो आर्बिटर की N+L इक्वली बराबर आ जाए तो जिसकी N की वैल्यू कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। और चौथा है हैंड्स रूल। अच्छा, ये डीजेनेरेट आर्बिटर्स के लिए, सपोज करते हैं P के 3 आर्बिटर्स हैं, उनको फिल करना है। P सब लेवल जिसके 3 आर्बिटर्स है, Px, Py, Pz, ये तीनों डीजेनेरेटेड हैं, तीनों की एनर्जी बराबर है। बेटा जो 3 आर्बिटर्स हैं इनकी एनर्जी बराबर है, डीजेनेरेट आर्बिटर्स हैं, इनको हैंड्स रूल के तहत करते हैं। और हैंड्स रूल कहता है डीजेनेरेट आर्बिटर्स में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाएगा, Px में एक जाएगा, Py में एक जाएगा, Pz में एक जाएगा। उसके बाद इनके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। मतलब पहले सिंगल, Px में एक, Py में एक, Pz में एक, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वो पेयर बनाएंगे। अगर P में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो पहले सिंगल सिंगल जाएगा, एक Px में, एक Py में, एक Pz में। उसके बाद वो पेयर बनाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी वो पेयर बना सकता है। अगर P में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले सिंगल सिंगल एक एक, Px में एक, Py में एक, Pz में एक। अच्छा, बाकी बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फिर अनपेयर्ड बचेगा। अगर P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है सभी जो आर्बिटर्स होंगे वो पेयर्ड हो जाएंगे। Px में भी 2 जाएंगे, Py में भी 2 जाएंगे, Pz में भी 2 जाएंगे। तो D में भी ऐसा ही है। तो D के 5 आर्बिटर्स हैं, वो भी डीजेनेरेटेड है। तो डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी इस तरह होगी, हैंड्स रूल के तहत होगी। तो बेटा ये 4 रूल्स हैं। ये 4 रूल का अपना मतलब है। देखो, पहला आते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है एक आर्बिटर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके 4 क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं होगा। एक आर्बिटर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके 4 क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे तो चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। ये कल हमने पढ़ा भी था। ठीक है, इन एन एटम no 2 electrons can have same set of 4 क्वांटम नंबर। कहता है एक एटम में या एक आर्बिटर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके 4 क्वांटम नंबर का सेट कभी एक जैसा नहीं हो सकता। मतलब चारों क्वांटम नंबर, अब एक आर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन से, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, उनके अगर 4 क्वांटम नंबर का सेट निकालेंगे तो चारों क्वांटम नंबर का जो सेट होगा वो एक जैसा नहीं बनेगा, मतलब उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, तो कल आपको मैं बता रहा था कि अगर हीलियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं या के अंदर, के शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब के शेल तो आपको पता है पहला शेल होता है, फर्स्ट शेल है। ठीक है, या आप हीलियम ले लो भले, 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ठीक है, 4 क्वांटम नंबर का सेट एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें और 4 क्वांटम नंबर का सेट दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें आप लोग। तो बेटा एन की वैल्यू 1 होगी। जब याद करो एन की वैल्यू 1 होती है
तो एल की वैल्यू मस्ट 0 होगी, क्योंकि एल होता है 0 to n-1। n-1 का मतलब है 1 में से 1 जाएगा 0। जब एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू मस्ट 0 होगी, सिंगल वैल्यू होगी एम की, क्योंकि बेटा ये एल की वैल्यू 0 होती है एस के लिए। एस का ऑर्बिटली 1 होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो इसकी स्पिन होगी +12। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या है, +12 है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, +12। अब आते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन का सेट। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी उसी शेल के अंदर है। एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0। जो स्पिन होगी वो -12 होगी। तो देखो spin quantum number is different. Maximum 3 same quantum number. जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर होंगे वो 3 सेम होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मौजूद, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं, बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं, तो मैक्सिमम उसके 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे और चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और वो कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये था पाली का प्रिंसिपल। इसका मतलब है पाली के मुताबिक एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन मस्ट अपोज्ड होंगी, ठीक है। और उसके बाद है ऑफ्टियर प्रिंसिपल। बेटा ये जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसकी मीनिंग है बिल्डिंग अप। देखो जर्मन वर्ड है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एक्चुअली ये भी पाली ने दिया था। और पाली कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फीड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे, उसके बाद जो है वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल की फिलिंग होगी। इसका मतलब है पहले लोअर एनर्जी वाले को फिल करके उसके बाद इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे फर्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल इन सीक्वेंस। इसकी भी बेटा सीक्वेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन उतने ही फिल होंगे जितना उनका एटॉमिक नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही फिल होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को फीड किया जाएगा एनर्जी के हिसाब से। लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाएगा और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल को बाद में फिल किया जाएगा। तो इस तरह इसकी देखो है, देखो जो फर्स्ट शेल है, आपको पता है कि पहला जो शेल है उसके अंदर सब लेवल एक ही होती है। बेटा जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर सब लेवल एक ही है, वो कौन सी है, 1s। सेकंड शेल के अंदर 2 सब लेवल्स हैं, 2s और 2p।
बेटा जो सेकंड शेल है उसके अंदर दो सबलिव्स हैं, 2s है और 2p है। और जो थर्ड शेल है उसके अंदर तीन सबलिव्स हैं, 3s, 3p और 3d। उसके बाद चौथे शेल में चार सबलिव्स हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। पांचवें शेल के अंदर भी चार सबलिव्स हैं। अब चार से ज्यादा सबलिव्स नहीं है। 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। ठीक है। अच्छा अब आते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इस तरह होगी। देखो ये इसका मतलब ये जो एक तिरछी लाइन लगाई हमने, ये सिर्फ 1s को काट रही है। इसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी 1s के अंदर। 1s की एनर्जी सबसे लोअर है। उसके बाद देखो इस तरह लाइन पैरेलल, ये काट रही किसको, 2s को। इसका मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 2s के अंदर होगी। अच्छा उसके बाद इस तरह देखो 2p को काट रही है, 2p के बाद 3s को, 3p के बाद 4s को, ठीक है। अच्छा अब देखो एनर्जी के हिसाब से सीक्वेंस ये हो जाएगा, 1s, 1s की एनर्जी सबसे लोअर होगी। अच्छा उसके बाद 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से देखो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। उसके बाद 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। उसके बाद 3p के अंदर, 3p के बाद 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। बेटा 3p के बाद देखो 4s। उसके बाद देखो 3d है, इसको देखो यहां से 3d है, इसका मतलब 4s के पहले फीलिंग होगी, 3d की बाद में होगी। उसके बाद देखो 4p है, 4p के बाद 5s है, 5s के बाद देखो 4d है, 5p है, 6s है, 6s के बाद देखो 4f, 5d और 6p, 7s। उसके बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p। अच्छा दोबारा ये अच्छा बेटा 4f के बाद है 5d, 6p, 7s, 5f, 5f के बाद 6d और 7p। अब देखो एस का ऑर्बिटल एक होता है, तो एस में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। बेटा एस में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। और पी के तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मैक्सिमम। डी के 5 ऑर्बिटल हैं, तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। और एफ के 7 ऑर्बिटल हैं, तो एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। हाँ अब आते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई भी एलिमेंट आपको दिया गया है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका। अगर हम सपोज करते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो एटॉमिक नंबर है 11, तो 1s2
क्योंकि सबसे पहले एनर्जी लोअर 1s की है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, ये टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। उसके बाद जो फिल किया जाएगा वो 2p को फिल करेंगे, 2p6 होगा और उसके बाद होगा 3s1। तो इसका मतलब है इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस में गया है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है एस के अंदर, तो इसका ब्लॉक एस हो जाएगा। इसका मतलब है सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, सोडियम जो है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। और एस ब्लॉक वालों का जो वैलेंस शेल होता है, जिसपे इनकी वैलेंसी डिपेंड करती है, ठीक है, वो लास्ट वाला एस होता है, ये उसका वैलेंस शेल है 3s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है बेटा, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसका ग्रुप होगा फर्स्ट, फर्स्ट ए, क्योंकि एस ब्लॉक वालों को और पी ब्लॉक वालों को ए सब ग्रुप में रखा जाता है, तो इसका ग्रुप होगा फर्स्ट, होगा फर्स्ट ए होगा, क्योंकि इसको ए सब ग्रुप में रखा गया है। और जो इसका पीरियड होगा वो आगे लिखा हुआ है, तो इसका पीरियड 3 होगा और इसकी वैलेंसी होगी 1। अच्छा, उसके बाद है मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ब्लॉक इसका भी एस हो गया बेटा, ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। और याद कर लो एस ब्लॉक के सिर्फ 2 ही ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश या तो 1 इलेक्ट्रॉन की होगी या 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, तो इसका मतलब एस ब्लॉक के 2 ही ग्रुप होंगे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। वो फर्स्ट ग्रुप का था, ये सेकंड ग्रुप का है। इसका वैलेंस शेल है 3s2। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 बेटा, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा सेकंड ए, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। पीरियड इसका सेम होगा 3, ये पीरियड का नंबर आगे लिखा हुआ है, ये बेटा पीरियड का नंबर लिखा हुआ है, ये जो आगे 3 लिखा है ये पीरियड का नंबर है और इसकी वैलेंसी होगी +2। एल्यूमिनियम, और जब ये एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बेटा, जब ये एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाने में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। ये लूज करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सोडियम, सोडियम आयन बन जाएगा सोडियम आयन। और सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी 1s2 2s2 2p6, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। पहले शेल में 2, दूसरे में 8। इस तरह मैग्नीशियम भी जब आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जब मैग्नीशियम आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखो मैग्नीशियम जब आयनिक बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम Mg
बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है। देखो मैग्नीशियम एटम की ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 वाले लूज कर देगा आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आयन जैसी हो जाएगी। बेटा मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन जो होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। देखो सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन 2 8, इसकी भी 2 8 है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स हैं ये। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स का मतलब है हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इनमें बराबर होंगे। जब ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तब, बेटा जब ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो इसका ब्लॉक पी हो जाता है। बेटा इसका जो ब्लॉक है वो पी है, ये पी ब्लॉक के लिमिट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी में गया है इसका। और पी ब्लॉक का उनका जो वैलेंस शेल है एस पी दोनों होते हैं। बेटा इसका वैलेंस शेल होगा 3s2 3p1। इसका जो वैलेंस शेल है वो 3s2 3p1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका ग्रुप होगा थर्ड ए, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को एस सब ग्रुप में रखा जाता है। बेटा एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, तो ये भी अब एस सब ग्रुप में, तो इसका ग्रुप होगा थर्ड। और इसका जो पीरियड होगा वो बेटा आगे शेल का नंबर लिखा हुआ है 3 है। ये देखो ये पीरियड का नंबर है, पीरियड इसका 3 होगा। देखो ये पीरियड का नंबर है 3 आगे जो लिखा हुआ है। और एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2 8 3। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एल्यूमिनियम आयन बना लेता है। और एल्यूमिनियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। तो एल्यूमिनियम आयन भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन होगा। बेटा जो एल्यूमिनियम आयन है 2 8, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन बराबर हैं आयन के अंदर। अच्छा उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ब्लॉक पी हो गया। और आपको मैं बता चुका हूं वैलेंस शेल जो पी ब्लॉक वालों का होता है एस पी दोनों होते हैं बेटा। जो पी ब्लॉक वालों का वैलेंस शेल है वो एस भी है और पी भी है। तो 3s2 3p2 इसका वैलेंस शेल होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, वैलेंस तो ग्रुप इसका फोर्थ हो जाएगा। और पीरियड फिर भी इसका 3 है क्योंकि आगे शेल का नंबर 3 है। ठीक है। और एल्यूमिनियम भी सॉरी सिलिकॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। बेटा जो सिलिकॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। अगर ये 4 लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम आयन जैसी हो जाएगी, सोडियम आयन जैसी हो जाएगी, मैग्नीशियम आयन जैसी हो जाएगी अगर लूज करता है तो। अगर गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे
वो आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अगर गेन करते हैं तो। उसके बाद है फास्फोरस। तो बेटा ये लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, मगर ज्यादातर केसेस में ये लूज करता है सिलिकॉन। ज्यादातर केसेस में जो सिलिकॉन होता है वो लूज करता है और सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज आ जाती है। फास्फोरस को देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका भी देखो ब्लॉक पी हो गया, और जो इसका वैलेंस शेल है 3s2 3p3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, तो उसका ग्रुप होगा फिफ्थ ए, और पीरियड्स का वही 3 होगा। अगर फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, 2 8 5 है, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फास्फाइड आयन बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, फास्फाइड आयन, तो हो जाएगा 2 8 8, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगी जब वो 3 गेन करता है और फास्फाइड आयन बनाता है। बेटा फास्फाइड आयन बनाने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बेटा इसका ब्लॉक तो पी है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और पी ब्लॉक का जो वैलेंस शेल होता है एसपी दोनों होंगे। थ्री एस टू 3p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे और ग्रुप इसका 6 हो जाएगा, और इसका पीरियड क्या होगा 3 होगा। और सल्फर 286 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। 2 पहले शेल में, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 6। और ये जब भी आयनिक बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, -2 चार्ज होगी। सल्फाइड आयन इसको पढ़ते हैं। बेटा ये सल्फाइड आयन है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 288 हो जाएगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नोबल गैस जैसी हो जाएगी। क्लोरीन को देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। बेटा पी ब्लॉक हो गया इसका, ब्लॉक इसका पी है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो पी ब्लॉक। वैलेंशियल पी ब्लॉक वालों का एस और पी दोनों होते हैं, 3s2 3p5 होगा। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 7 हैं, तो ग्रुप इसका 7th हो जाएगा, ग्रुप इसका 7वां हो जाएगा, और जो इसका पीरियड होगा वो 3 होगा, क्योंकि अभी तक शेल का नंबर चेंज नहीं हो रहा है। और क्लोरीन जो 287 है, जब आयनिक बॉन्ड बनाता है, सबको पता है क्लोरीन सोडियम के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो सोडियम लूज करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। लेकिन 288 हो जाएगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 8 और 8। तो फास्फाइड 288 है, सल्फाइड भी
288 है और क्लोराइड भी 288 आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस है ये। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन बराबर हैं बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस इनको कहते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो उसका ब्लॉक पी हो गया। और वैलेंस शेल इसका 3s2 3p6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो उसका ग्रुप होगा 8, R0 ग्रुप इसको कहते हैं। और ये नोबल गैस है बेटा, इनर्ट गैस है ये, नोबल गैस है, इसको हम कहते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस है ये, ठीक है। उसके बाद है पोटाशियम, इसका होगा 4s1, लास्ट में बता रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है 4s1। या इसको आप इससे भी लिख सकते हैं पोटाशियम को, पोटाशियम है आर्गन 4s1, क्योंकि बेटा आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 18 होगा। यहां तक सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसके बाद 4s1 आएगा, यहां तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और उसके बाद क्या आएगा 4s1 आएगा पोटाशियम का, और ब्लॉक इसका एस हो जाएगा। बेटा ब्लॉक इसका एस होगा, ग्रुप इसका फर्स्ट होगा, पीरियड इसका चौथा होगा। इसका मतलब है चौथा पीरियड स्टार्टिंग पोटाशियम से होता है, जो फोर्थ पीरियड है वो स्टार्टिंग पोटाशियम से होता है। अच्छा, उसके बाद है कैल्शियम, 20 एटॉमिक नंबर है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं आर्गन 4s2, आर्गन लिख दो, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक होगी, उसके बाद 4s2, ये कैल्शियम की है। अच्छा, और उसके बाद कैल्शियम आयन है बेटा, कैल्शियम आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो समझे आर्गन जैसी होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पोटाशियम आयन जो होगा उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसका मतलब है पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, आर्गन एटम, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, सेम इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, इन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, और सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी होगी। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इन सबकी। हाँ, इसके बाद आते हैं स्कैंडियम 21, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। बेटा ये स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्कैंडियम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये नोबल गैस से अभी पढ़ाया था, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, आर्गन 4s2 3d1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 3d1 4s2,
क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और डी जो है इनर ऑर्बिट है। बेटा जो डी है पेंटुमेट ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट है, और जो एस है वो आउटर ऑर्बिट है। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्कैंडियम तो पहले इलेक्ट्रॉन एस के जाएंगे। जब भी स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो एस के जाएंगे। एस के बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी के जाते हैं, तो उसका ब्लॉक डी हो जाएगा। इसका वैलेंस शेल जो होगा जिसपे इसकी वैलेंसी डिपेंड करती है वो है 3d1 4s2, ये इसका वैलेंस शेल है। इसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो 3 बनेगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, स्कैंडियम 3 बना सकता है, ठीक है। और इसका ब्लॉक डी है, और जो इसका ग्रुप है वो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को सम करके निकालते हैं। एस और डी के इलेक्ट्रॉन को बेटा सम करते हैं तो ग्रुप क्या बन जाएगा इसका, थर्ड बी। इनको 20 सब ग्रुप में रखा जाता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वालों को 20 सब ग्रुप के अंदर रखा जाता है, 20 सब ग्रुप इनका। और पीरियड जो होगा वो चौथा होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखते हैं हम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनका एस है, जो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो बेटा एस है। अगर आपको कहा जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनका एस है, तो पीरियड इनका कौन सा होगा, चौथा होगा। तो पीरियड के लिए हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखते हैं, ठीक है। तो आज इतना है, और आज इवनिंग में बेटा क्लास होगी, ठीक है। जिन बच्चों को मतलब डिफिकल्टी थी उसी हवाले से, तो दोबारा वो रिपीट करवा दूंगा।